हम चैप्टर 16 के बारे में बात कर रहे थे। इस बार चैप्टर 16 में कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा जो पेंसिल से मार्क किए गए हैं। मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है, उसके अंदर ये टॉपिक्स कट हैं जो आपको इस बार नहीं पढ़ने। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, मीन्स हम एयर पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे। अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली, वो भी हमने पढ़ा था कि दिल्ली में इन द 1990s जो दिल्ली है वो 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में काउंट हुआ था, 4th पोजीशन पर। तो वहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के कि इसके अंदर जल्द से जल्द एक्शंस लिए जाएं, पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी का यूज़ किया जाए। इस तरीके के कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ऑटो फ्यूल पॉलिसी, यूरोनॉम और उससे आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो बच्चे, ऑटो फ्यूल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू पॉलिसी थी जो 2002 देखेंगे आप, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुई थी 2003 में। तो इनका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस यही था कि जो व्हीकल से होने वाला पॉल्यूशन है उसे कम किया जाए। इंडियन सिटीज़ में व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे कम किया जाए, और इसके लिए स्पेशली रिड्यूस किया जाए अमाउंट ऑफ सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट जो पेट्रोल और डीजल्स में प्रेजेंट होता है। किस चीज़ पे फोकस किया कि अमाउंट ऑफ सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट जो है पेट्रोल और डीजल के, उसे कम किया जाए। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ यूरो नॉर्म्स हैं। यूरो क्योंकि ये यूरोपियन नॉर्म्स हैं जिन्हें भारत सरकार ने एज इट इज एक्सेप्ट किया है ताकि जो पॉल्यूशन का अमाउंट है उसे कम किया जा सके। नॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6 काफ़ी हैं जिन्हें हम एज अ भारत स्टेज 1st, 2nd, 3rd की तरह हम पढ़ते हैं। फिर भारत इमिशन हम बोल सकते हैं इन्हें। इसमें सबसे पहले आपके सिलेबस में 2 दे रखे हैं मेन, तो यूरो 2nd और यूरो 3rd। तो यूरो 1 2000 ईयर में अप्लाई हुआ था नेशनल वाइड, और उनका मेन फोकस यही था कि ऑटोमोबाइल से, व्हीकल से जो पॉल्यूशंस निकलता है उसमें कंट्रोल किया जाए। यूरो 2nd 2005 में ये लागू हुआ था इम्प्लीमेंट। तो ये 11 सिटीज जो थी उनमें लागू हुआ था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा और सभी एनसीआर एरियाज जो थे उनमें। इसका मेन पर्पस यही था कि जो सल्फर का कंटेंट है और जो एरोमेटिक कंटेंट है उन्हें कम किया जाए। सल्फर भी कंट्रोल एट 35 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल, डीजल के अंदर इतना कम होना चाहिए, और पेट्रोल के अंदर 150 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। वहीं इसी के साथ साथ जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी एट 42% कंसंट्रेटेड फ्यूल्स में होनी चाहिए, 42% पर ही होने चाहिए। इनके अकॉर्डिंग इनका गोल यही था कि जो सल्फर का अमाउंट है उसे रिड्यूस किया जाए पेट्रोल और डीजल में, उसे कम से कम लेवल पर लाया जाए। ये सभी ऑटोमोबाइल्स के लिए अप्लाई किया गया था थ्रू आउट द कंट्री। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोनॉर्म 3rd, जो कि एज अ भारत स्टेज 3rd हमारे इंडिया में एक्सेप्ट किया गया। ये 2010 तक इम्प्लीमेंट कर दिया गया था पूरे में, कि सभी न्यू कार्स, जितनी भी नई गाड़ी आई थी उस टाइम पर, उन सभी में ये अप्लाई होता था। इसका बेनिफिट यही था कि ये इस बात को पर ही फोकस करता था कि इंट्रोड्यूस सेपरेट लिमिट्स फॉर हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन फॉर पेट्रोल इंजन। इसने लिमिट सेट्स की थी, लिमिट्स की कितनी लिमिट होनी चाहिए हाइड्रोकार्बन्स की, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, सल्फर्स की, जो डीजल, पेट्रोल या फ्यूल में, जिससे कि एयर पॉल्यूशन ना हो। वहीं यूरोनॉर्म 2nd 2017 में इसका मेन पर्पस था क्लीनिंग अप इमिशन फ्रॉम कार्स, स्पेशली रिड्यूसिंग पार्टिकुलेट मैटर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये इस पे काम करता था। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोनॉर्म के बाद वाटर एक्ट। वाटर एक्ट क्या था? पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इसे पास किया था इन 1974। इसका मेन मोटिव क्या था कि जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उन्हें सेफ रखा जाए,
उन्हें सेफ रखना, उन्हें पॉल्यूटेड नहीं होने देना, और वाटर रिसोर्सेज में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हेल्थ को भी ध्यान रखा जाए ताकि उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज का मतलब है जो हम अपने घरों में साफ सफाई में या किसी भी काम के लिए, वॉश के लिए वाटर यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं ड्रेन्स में जाता है, नालियों में जाता है और वो एज अ सीवेज का ही पार्ट बनता है। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इसके बारे में जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था कि उससे निकलने वाला जो वाटर होता है या फिर लिक्विड पोर्शन होता है, वॉश करके निकाला जाता है, वो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में आता है। और इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि इन होम्स या फिर फ्रॉम होम्स, जो भी हम वॉश करते हैं, और ये फ्रॉम इंडस्ट्रीज आते हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं जो डोमेस्टिक सीवेज है, इसके अंदर प्राइमरी अगर हम देखें सब क्या मिलते हैं, इसके अंदर हमें मिलते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जबकि जो इंडस्ट्रीज से आते हैं, इंडस्ट्रीज में हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जो भी चीज आपकी इंडस्ट्रीज से आती है उनके अंदर पॉल्यूटेंट होते हैं कुछ, और वो पॉल्यूटेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे मरकरी, डीडीटी, इस तरीके से। इस तरीके से ये होता है डोमेस्टिक सीवेज, जो घरों से ड्रेन में जाता है, नालियों में जाता है, होम से। और ज़्यादातर हम इसमें ये देखते हैं प्राइमरीली जो पॉल्यूटेंट होते हैं या फिर जो मैटर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट इंडस्ट्रीज से आता है, और इसी के साथ हम ये देखते हैं इसके अंदर कुछ हार्मफुल या टॉक्सिक पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब जो ये वेस्ट वाटर होता है, आपका क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर में 3 तरह के हमें इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है। पहली होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड में आता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। नेक्स्ट है कोलाइडल मटेरियल। कोलाइडल मटेरियल में आते हैं फीकल मैटर यानी कि एक्सक्रीटा, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर या फाइबर्स। तो ये कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं जिन पर डिकम्पोजर्स वर्क कर सकते हैं, जिन पर बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर सकते हैं। फिर आते हैं डिसॉल्व मटेरियल। इसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। इसमें आते हैं नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कोमा, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है वेस्ट वाटर में, जो चीज़ डिसॉल्व नहीं होती है, तो कुछ नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और न्यूट्रिएंट्स ही हैं जो डिसॉल्व नहीं होते और आगे चलकर यही वाटर के अंदर टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं। जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसमें ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे और उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। जबकि ज़्यादा वेस्ट वाटर की कंपोजिशन में ये सब आता है, और वहीं जिन सब्सटेंस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर पाते हैं वो एज इट इज टॉक्सिसिटी बढ़ाता है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन का मतलब होता है बच्चे ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसका? ऑर्गेनिक मैटर का। और बीओडी की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन डिमांड
देखिए बच्चे, डिग्रेडेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिग्रेड टूटता है बाय द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स और माइक्रो, जो बैक्टीरिया और फंगी है उनके एक्शन से ये ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन जब डोमेस्टिक वेस्ट सीवेज में जाता है इनटू अ वाटर बॉडी, उसकी वजह से क्या होता है, बीओडी की अमाउंट बढ़ जाता है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके बारे में हमने पहले बात की थी कि इसको हम किस तरीके से देखते हैं कि 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट था उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हम ये देखते हैं जैसे ही पानी के अंदर वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट मटेरियल आ जाएंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करना शुरू कर देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। बीओडी एक टेस्ट भी होता है, अगर हम कोई वाटर सैंपल है हम उसमें बीओडी के अमाउंट को चेक कर सकते हैं। अगर अमाउंट ज्यादा आता है तो मतलब वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, और अगर अमाउंट कम आता है तो वाटर कम पॉल्यूटेड है। Because decomposer organism present in water consume lot of oxygen during degradation of organic matter. जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा पानी में उतना ही ज्यादा डिकम्पोजर ऑक्सीजन का यूज करेंगे उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर सीवेज वाटर लार्ज क्वांटिटी में होगा देन होल डिजॉल्व ऑक्सीजन में भी कंज्यूम। अगर सीवेज का पानी ज्यादा मात्रा में होगा तो ऑर्गेनिक मैटर और नॉन ऑर्गेनिक मैटर्स ये सभी ज्यादा अमाउंट में आएंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा यूज होगी। इसकी वजह दूसरे कुछ इफेक्ट भी हो सकते हैं। इफेक्ट क्या होगा, सारा और ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर लेंगे, जिसकी वजह से वाटर के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। यही कारण होगा कि इसकी वजह से उनकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी, यानी कि जो फिश है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ भी हो सकती है। दिस इज नॉर्मल। फिर एक ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है इस तरीके से कि ये कंसंट्रेशन है सीवेज डिस्चार्ज की। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है सीवेज के अंदर जो डिस्चार्ज था, पहले बीओडी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये देखिए ये ब्लू वाली लाइन बीओडी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को दिखा रही है, ज्यादा थी, यानी कि वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था, जिसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ज्यादा ऑक्सीजन यूज किया होगा। ज्यादा ऑक्सीजन जब यूज हो रहा होगा तो उसके अंदर जो फिश और एक्वेटिक एनिमल्स थे वो मर गए होंगे। लेकिन जैसे ही धीरे 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 इसका अमाउंट कम होने लगा, पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लगा और दोबारा फिर से ऑर्गेनिज्म उसमें अपीयर होने लगे। ये सीवेज डिस्चार्ज का इफेक्ट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे एल्गल ब्लूम। जब पानी के अंदर लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, अपने आप धीरे धीरे प्लैंकटन्स की ग्रोथ होती है। प्लैंकटन्स जो प्लांट बॉडी होती हैं पानी के अंदर जो फ्रीली फ्लोट करती हैं उन्हें हम प्लैंकटन्स कहते हैं। प्लैंकटन एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम। लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अगर वाटर में प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से एक्सेस ग्रोथ होती है प्लैंक्टिक एल्गी या फिर फ्री फ्लोटिंग एल्गी, जिसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। ऐसा कई बार देखा भी गया है कि बाय द डिस्कलरेशन इन वाटर, जब पानी का कलर बदलता है फ्रॉम देयर पिगमेंट, जो इसका एल्गल ब्लूम का कलर है उसकी वजह से वाटर का कलर भी चेंज होता है। अब एल्गल ब्लूम के इफेक्ट क्या है, एल्गल ब्लूम अफेक्ट करती है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, जैसे कि लैंड इकोसिस्टम, आपका एक पॉन्ड इकोसिस्टम है वो हो गया। वो कैसे, क्योंकि धीरे धीरे ये एल्गल ब्लूम क्या करता है, उस सरफेस को कवर करना शुरू कर देगा। उसकी वजह से वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, ब्लॉकिंग द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अदर ऑर्गेनिज्म। इसी की वजह से क्या होगा, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होगा, और ऑर्गेनिज्म को तो ऑक्सीजन चाहिए जो उस पर डिपेंड है। इसी वजह से ऑक्सीजन लेवल इन वाटर कम होगा डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म सिक्रीटिंग टॉक्सिक इनटू द वाटर। साथ ही साथ पानी के अंदर टॉक्सिन्स भी सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो खराब होगी और फिश मोर्टेलिटी, यानी कि जो उसके अंदर रहने वाली फिशेज है उनकी डेथ हो जाएगी। ब्लूम्स दैट कैन
injure animals or the ecology are called harmful algal blooms. कुछ blooms ऐसे भी हैं जो animals और ecology को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें हम harmful algal blooms कहते हैं. हमने क्लास 11th में चैप्टर 2 में इनके बारे में डिस्कस किया था. जाइम्नोडीनियम नागासाकिनेस ये कॉज करता है हार्मफुल रेड टाइड्स, जो पूरी की इसकी रिप्रोडक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. पूरे की पूरी जो सरफेस होती है सी की, उसको बहुत जल्दी रेड कलर में का एक मैट सा उन पर बिछना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन भी रिलीज करता है और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. वहीं दूसरी तरफ है गोनोएलेक्स पॉलीक्रेमा, ये भी ऑक्सीजन डिप्लीशन कॉज करता है. अब हैप के क्या इफेक्ट होते हैं, हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या इफेक्ट डालेगा. सबसे पहली बात तो ये न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी बहुत ज़्यादा. इंसान अगर उस पानी को यूज करता है या फिर कोई सी फूड खाता है तो उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी. दूसरे ऑर्गेनिज्म को मैकेनिकल डैमेज भी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस है. वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम होता चला जाए. इसका एक एग्जाम्पल दिया है चैप्टर 1 में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था. इंडिया के अंदर वाटर हाइसिन इकॉर्निया क्रस्पाइस एक एक्वाटिक वीड है, ऑफसेट है ये. इसे बाहर से लाया गया था इंडिया में, जिसे बंगाल में ग्रो किया गया था, जिसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है. इसकी रिप्रोडक्शन स्पीड भी बहुत फास्ट है कि ये बहुत ही तेजी से ग्रो करती है और इसकी वजह से क्या होता है, वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है और वाटर बॉडीज की डेथ भी हो जाती है. टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट से कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं वाटर में. मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड. ये टॉक्सिक हैं क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं. कंटेमिनेटेड वाटर से कुछ डिजीज कॉज होती है, डिसेंट्री, टाइफाइड, कॉलरा और जॉन्डिस. इनके बारे में आपने सुना होगा. नेक्स्ट टर्म है बायोमैग्निफिकेशन. अभी हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड. क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. तो इनका अमाउंट क्या होता है, जो हमने फूड चेन वाला टॉपिक कवर किया हुआ है कि एक एक्वाटिक फूड चेन है, वाटर के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, उन्हें जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, फिर स्मॉल फिश, लार्ज फिश, और उसी के साथ इस तरीके से आगे बढ़ती है. तो जो सब्सटेंस डिग्रेड नहीं होते हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एज इट इज मूव करते हैं और उनका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है. इसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल because a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted and thus passed on the next higher trophic level. यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस डिग्रेडेबल नहीं हो सकते और मेटाबोलाइज नहीं हो सकते, वो एक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक मूव करते रहेंगे और धीरे धीरे इनका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है. देखिए इन्होंने एक एक्वाटिक इकोसिस्टम की लाइफ फूड साइकिल बताई है. पानी के अंदर डीडीटी रिलीज हुआ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट या किसी भी रीजन की वजह से ये रिलीज हुआ, जिसका अमाउंट था 0.003 ppb यानी कि पार्ट्स पर बिलियन. इतना अमाउंट उसका पहले था. अब इसी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स ने ग्रोथ की होगी धीरे धीरे. फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्लांट बॉडीज होती हैं वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं, अब उन्हें खाते हैं जू प्लैंक्टन्स. अब फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर डीडीटी एज इट इज चला गया. अब उन्हें जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, उनके अंदर भी डीडीटी आएगा पर उसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा. स्मॉल फिश जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश खाएंगी, उनके अंदर इसका अमाउंट और बढ़ता चला जाएगा. फिर लार्ज फिश, फिश ईटिंग बर्ड्स, इस तरीके से डीडीटी का अमाउंट हर एक ट्रॉफिक लेवल पर इंक्रीज होता चला जाएगा. अब इसके इफेक्ट क्या होंगे. जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसका अफेक्ट होगा मेटाबॉलिज्म पे. जैसे कि अगर सबसे ऊपर हम देख रहे हैं बर्ड्स इन्हें खा रहे हैं, तो बर्ड्स के अंदर जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होगा. जो बर्ड्स हैं एग ले करते हैं, तो जो उनकी एग की शेल होगी, एग की कवरिंग, प्री मैच्योर ब्रेकिंग यानी कि वो टाइम से पहले ब्रेक डाउन हो सकती है. जो बर्ड पॉपुलेशन है उसमें डेक्लाइन यानी कि उसमें गिरावट आ सकती है.
DDT के अलावा मरकरी का भी एग्जाम्पल है। मरकरी को जब वाटर के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिस्चार्ज इनटू रिवर लेक्स इज चेंज बाय बैक्टीरिया टू द न्यूरोटॉक्सिक फ्रॉम मिथाइल मरकरी। मरकरी को डिस्चार्ज करते हैं, ये चेंज हो जाती है बाय बैक्टीरिया टू न्यूरोटॉक्सिक फ्रॉम मिथाइल मरकरी। द लैटर इज अ हाईली पॉइजनस एंड मे बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय फिश। ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, इसको भी एज इट इज फिश एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये भी क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगी। एक सक्सेसिव लेवल से दूसरे सक्सेसिव लेवल तक ये ब्रेक डाउन होती नहीं है। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा यूट्रोफिकेशन। ये कुछ टर्म्स आपकी सारी वाटर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड हैं। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है,